हेलो एवरीवन, इट्स मी खान रिजवानी। आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। और साथ में थोड़ा बोर्ड्स के भी टेंशन होंगे, राइट? तो डोंट वरी, जस्ट स्टे ट्यून विथ मी एंड आई गारंटी आपके सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा स्टडीज़ को लेकर। तो स्पेशली आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, केमिस्ट्री बहुत ईजी है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये वीडियो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर के बारे में है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो देखने के बाद आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी, मैं गारंटी देती हूँ आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, इसमें आपको पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन कहते किसको है? केमिकल रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, बट स्टैंडर्ड 10th के सिलेबस में आपको कुछ ही केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर लाइफ, ये इसका एप्लीकेशन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊँगी। मेरी अपकमिंग वीडियोस में सारे टॉपिक्स रहेंगे। मैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको, बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं, और सारे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मैं सब बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझाऊंगी। एनसीईआरटी में बच्चों टोटल 10 एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर में। एनसीईआरटी में सारे रिएक्शंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है वो एक्टिविटी में, ओके। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं जो आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, इसमें थर्ड चैप्टर, स्टैंडर्ड 10th का थर्ड चैप्टर जो मेटल्स एंड नॉन मेटल है, इसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको मिलेगा, मतलब थोड़ी बहुत झलक आपको मिलेगी। ऐसा क्यों? अब आप सोचोगे, आप मुझे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और बोल रहे हो इसमें आपको थर्ड चैप्टर की भी थोड़ी ग्लिम्स मिलेगी, ऐसा क्यों? वो बच्चों वीडियो एंड तक देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नाउ वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था हम इसमें कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा रिएक्शन बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब वैसा रिएक्शन जो कंबाइन होकर फॉर्म हुआ है। अब इसमें आपको एक बात याद रखना है, रिएक्टेंट, आपको पता है LHS के साइड रिएक्टेंट होते हैं और RHS के साइड प्रोडक्ट होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग, उसमें सब आपको समझा दूंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर आप और भी रिएक्टेंट्स हो सकते थे, ज़रूरी नहीं है 2 होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शंस तभी पॉसिबल है जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, तभी रिएक्शन पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं है एक चीज़ ऐसी है वो ऑटोमेटिक रिएक्ट हो रही है, उसके साथ एक दूसरा रिएक्टेंट होना ही चाहिए। तो 2 रिएक्टेंट कम से कम हो और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हमें प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट सिर्फ एक होना चाहिए, सिंगल, तभी हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। सी 2 और मोर सब्सटेंस में एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, कंपाउंड भी आ जाएंगे। अगर आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड का डिफरेंस नहीं पता है, ये क्लास 9 का सिलेबस है, मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। 2 or more substance combine to form a single product. See, 2 or more substance combine to form a single product. Combination of 2 or more substance to form a single new substance.
जैसे A+B+C रिएक्ट होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दिया D। प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी सिंगल, प्रोडक्ट आपका सिंगल होना चाहिए। रिएक्टेंट्स आपका कितना भी हो बट प्रोडक्ट सिंगल आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ों से कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट हमें मिला है, एक नया सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट या कंपाउंड, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड में भी रिएक्टेंट, उसे हम कह देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एलिमेंट कंपाउंड किसे कहते हैं मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी, मैं अपने अपकमिंग वीडियो में आपको समझा दूँगी। क्लास 9 का सिलेबस है ये, मैं आपको बता दूँगी। नाउ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम बचपन से जानते आ रहे H2O, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। H2O बनता कैसे बच्चों? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिला करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। मतलब वाटर को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम H2O कहते हैं। तो H2O2 ये दो रिएक्टेंट कंबाइन होके हमें सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बनता कैसे है, एसिड फॉर्म कैसे होता है, ये सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की बात है। जब मैं एसिड रेन पढ़ाऊँगी तब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर एक स्टोरी चलेगी, मैं आपको एक स्टोरी दिखाऊंगी, उसमें आप समझ जाइएगा। फिलहाल आप यहाँ देखिए, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इधर आ जाइए, क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। आपने चूना देखा होगा, घर में वाइट वॉश होती है चूना, तो हम चूने को एक्चुअली इंग्लिश में क्विकलाइम कहते हैं, बट बायोलॉजिकल वर्ल्ड, सॉरी नॉट बायोलॉजिकल, केमिस्ट्री के वर्ल्ड में हम उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम Ca कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड। तो बच्चों देखो, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन होकर के एक न्यू सब्सटेंस दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बना क्या है, क्या कंबाइन होकर क्या बन रहा है, आपको तो बस इतना जान रहा है, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आपको बस इतना जान रहा है दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ, क्विकलाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, स्लेक्लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना पड़ेगा आपको, आप कंफ्यूज मत होना। क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला है CaO। स्लेक्लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला है CaOH²2। अब देखो, यहाँ से मेन गेम शुरू होता है। आपके घर पे वाइट वॉश तो हुआ होगा, वाइट वॉश हुआ होगा ना, तो इसकी पूरी स्टोरी है, पूरे वाइट वॉशिंग की स्टोरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिएक्शन का, इससे क्वेश्चन आना ही आना है 100%। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जिक्र होता है तो ये आएगा ही आएगा आपको, नो डाउट। बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, यूनिट टेस्ट हो, सरप्राइज टेस्ट हो, एनी टाइप ऑफ टेस्ट, इट हैज़ टू बी देयर। सी, कैल्शियम एक मेटल है, राइट। अब मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, ये 3rd चैप्टर में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो कैल्शियम एक मेटल है। कैल्शियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों हम चूना कहते हैं। डू यू नो व्हाट? क्विकलाइम इज़ नथिंग बट अ चूना।
विच इज़ यू चूना बोलते हैं हम उसे। तो मार्केट में गए, मैंने बोला भैया मुझे चूना दे दो, एक्चुअली मुझे घर वाइट वॉश कराना है। तो शॉपकीपर अंकल ने मुझे ये कैल्शियम ऑक्साइड उठाकर दे दिया। कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है, ये एक्चुअली स्टोन के फॉर्म में आता है। आप उसे पाउडर सब्सटेंस में भी बना सकते हो जो वाइट वॉश में यूज़ होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ये कैल्शियम ऑक्साइड मैं लेकर घर आ गई। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसे लेकर घर आई कैल्शियम ऑक्साइड को और वाइट वॉश और वॉल पे पेंट करने लगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चूना को हम जब लाते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं। पानी मिला करके हम उसे 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, राइट। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको पानी में मिलाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। और वो सब्सटेंस इनिशियली स्पॉन्टेनियसली वो सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इट टेक 1 or 2 days। और वो सब्सटेंस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉश में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब कैल्शियम ऑक्साइड वाइट वॉश के लिए यूज़ नहीं होता है, ऑफ कोर्स नहीं होता है। ये तो स्टोन के फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। इसे हम कैसे वॉल पर पेस्ट कर देंगे? अनटिल एंड अनलेस हम वाटर इस पर मिलाएंगे तभी तो ये वॉल पे स्टिक होगा। तो जैसे ही हमने वाटर का एडिशन किया कैल्शियम ऑक्साइड पे, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। और ये रिएक्शन बच्चों एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। क्यों, कैसे, मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी, बस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। तो हो गया भैया, आपका वाइट वॉश हो गया, आपके घर में वाइट वॉश हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके वॉल पे लग गया। अब 1 दिन 2 दिन के बाद आप देखोगे आपका वॉल शाइन करता है, करेक्ट। तो ये शाइन क्यों करता है? क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके वॉल पे लगता है तो 1-2 दिन के बाद वो शाइन करने लगता है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल पे लग गया और हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा गैसेस, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैनी गैसेस। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कंबाइन कर जाता है। कंबाइन होने के बाद 1-2 दिन के बाद, क्योंकि रिएक्शन स्लोली हो रहे हैं, आप पढ़ेंगे हाई क्लासेस में, रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई किए जाते हैं। हीट एनर्जी आप दे दो, रिएक्शंस बहुत फास्ट, आपको उसका रिज़ल्ट स्पॉन्टेनियस इंस्टेंट मिल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल पे वाइट वॉश हो गया। 1-2 दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, हमारे आजू बाजू बहुत सारे गैसेस है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद, और ये तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड वॉल पे आपके आ गया। और यही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है आपके वॉल पे शाइन लाने में। मतलब वाइट वॉश जब आपका घर होता है तो वो 1-2 दिन के बाद शाइन करता है। तो वो शाइन क्यों करता है? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज़ रिस्पॉन्सिबल, यही रिस्पॉन्सिबल है। अब आप देखोगे आपका वॉल शाइन कर रहा है और कुछ कुछ नमी रहती है ना आपके वॉल पे, वो कुछ नहीं बच्चों, वो मॉइस्चर नथिंग बट H2O, वो वाटर रहता है। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरू किया था? कैल्शियम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, रिएक्ट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया।
अब ये चूना है बच्चों, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं। तो ये चूना हम घर पर लाएं, इसमें पानी डालें। पानी जैसे ही हमने डाला, 1-2 दिन के बाद हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वॉल पर पेंट कर दिया। अब 1-2 दिन के बाद क्या होता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और ये खुद को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण आपकी वॉल में शाइनिंग आ जाती है। करेक्ट। और वॉल पे कुछ कुछ नमी हो जाती है, वो कुछ नहीं, वाटर रहता है। तो ये पूरी कहानी थी वाइट वॉश की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। आपको एक इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टोरी याद कीजिए और इसको माइंड में विजुअलाइज कीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कुछ ग्लिम्स मिलेगा। तो ये ग्लिम्स यही है बच्चों, ध्यान से देखना। कैल्शियम क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम मेटल, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे कौन से मेटल की बात हो रही है, कैल्शियम की बात हो रही है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। रीज़न क्यों रिएक्ट हुआ, कैसे बनाया, मैं सब बताऊंगी 3rd चैप्टर में। फ़िलहाल आप इतना जान लो। अब देखो, मेटल ऑक्साइड, यही मेटल ऑक्साइड पे आप पानी डाल दो, मतलब ये पानी से रिएक्ट हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया। देखो, आपको रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया है। तो देखिए, मेटल कैल्शियम है, मेटल से ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब कौन से मेटल की बात हो रही है, कैल्शियम की, तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। कौन से मेटल की बात हो रही है, कैल्शियम की, तो कौन सा हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मेटल कैल्शियम कैल्शियम। अब देखो, याद नहीं करना आपको, मेटल ऑक्साइड आ रहा था बच्चों, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, वाटर, हाइड्रो वर्ड जब भी आएगा, कभी भी आएगा, हाइड्रो मतलब आप समझ लेना वाटर की बात हो रही है, तो इसलिए वाटर भी है, ऑक्साइड भी है, तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो वर्ड लग जाएगा। मैं आपको यहाँ पर याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, ये रीज़न क्यों हाइड्रोक्साइड कैसे बना, ये मैं आपको 3rd चैप्टर में बताऊँगी। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल कार्बोनेट, ये 1st चैप्टर में है, आपको पढ़ना 3rd चैप्टर में है। इसका रीज़न मैं बताऊँगी, इसी वीडियो में कंटिन्यू रहना। तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। अब 3rd आ जाओ, इसी मेटल हाइड्रोक्साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो गया तो मेटल कार्बोनेट और वाटर बन गया। आप देख लो, कौन से मेटल की बात हो रही है, कैल्शियम की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट हो गया तो क्या बनेगा भैया, मेटल कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका पूरा 1st चैप्टर 3rd चैप्टर इसी इक्वेशन पे बेस्ड है पूरा। यही है मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको प्रूफ भी दूंगी, फ़िलहाल आप इतना जान लो, मार्बल CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्विकलाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम बर्न्ट लाइम भी कहते हैं, और ये सीमेंट के मैन्युफैक्चर में काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्लेक्लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में। प्लीज़ मेक श्योर whenever there is question of slakelime and quicklime, tell me which lime is used. क्वेश्चन हमेशा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में, आपको हमेशा ये रहेगा ही रहेगा, वाइट वॉश में क्या यूज़ होता है, स्लेक्लाइम
या क्विकलाइम। तो आप बच्चों आँख बंद करके बिल्कुल स्लेक्लाइम बोल देना। स्लेक्लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, not quicklime which is calcium oxide. This is not used in white washing. Slakelime calcium hydroxide is used in white washing. Obviously calcium oxide क्या है? ये एक चूना है बच्चों। चूना स्टोन के फॉर्म में होता है या पाउडर के फॉर्म में होता है। ऐसा थोड़े ना होता आप इसे उठाएं और वॉल पे पेंट कर दिए। वॉल को स्टिक करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसलिए हम इस पर वाटर डालते हैं और जैसे ही वाटर डाल दिए ये खुद को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों वाइट वॉश में काम आता है। अब मैंने इतनी बार रिपीट मैं कर चुकी हूँ, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब NCERT पर आते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इधर है ना, क्विकलाइम प्लस वाटर स्लेक्लाइम, ये सारे इधर ही है। ये एक्टिविटी 1.4 ये सब मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूँगी। इधर आ जाइए, इधर है डू यू नो, इसमें ये पूरा वाइट वॉश का जिक्र है पूरा। इसी को मैं आपको इस फॉर्म में समझाई हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपने कई बार ऐसा सुना होगा फॉसल फ्यूल डिकम्पोज होता है ना। डिकम्पोज का मतलब ही होता है स्मॉल पीसेस में टूट जाना। स्मॉल पीसेस में टूट जाने का मतलब है कि सिंपलर सब्सटेंस में उसका ब्रेकडाउन हो जाना, उसे हम कहते हैं डिकम्पोज। अब ये क्या है, ये जो हमने पढ़ा ना अभी कम्बिनेशन में कंबाइन होकर के 2 और मोर 3 या 4 या 5 प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर हमें 2, 3, 4 या 5 रिएक्टेंट कंबाइन होकर हमें सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, उसे बोलते हैं हम कम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट सिंगल रहता है लेकिन प्रोडक्ट मल्टीपल हो सकता है, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। यस, क्योंकि ये सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है ये टूट रहा है। तो जब ये टूट रहा है तब ये स्मॉल पीसेस में मतलब सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है। सपोज कर लो, देखो इधर मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने देखा है ना H2O कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं इसे रिवर्स कर देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड भैया टूट रहा है कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट आपका सिंगल होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में क्या था, अभी मैं कॉम्बिनेशन का बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन में क्या था, एक नहीं 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होना चाहिए प्रोडक्ट, बट सिंगल होना चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा है, लाइमस्टोन मैंने पढ़ाया, लाइमस्टोन कहते हैं इसे। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर ध्यान से देखना, जब भी कोई भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता है तो वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज नहीं होता है। उसको तोड़ने के लिए कुछ तो आउटर एनर्जी चाहिए ही चाहिए। मतलब सपोज़ कर लो ये एक पेन है, ये एक पेन का कैप है, इसे हमें सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना है। तो ऐसा नहीं है मैंने इसे रखा और ये टूट गया, इसे हमें आउटर एनर्जी देना पड़ेगा तभी उसका ब्रेकडाउन होगा, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें उसे आउटर एनर्जी देना पड़ता है तब वो डिकम्पोज होता है। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है वो आगे पढ़ेंगे हम। तो लाइमस्टोन जो कि कैल्शियम
कार्बोनेट है, जो मार्बल का फॉर्मूला भी है, इसे हमने हीट एनर्जी दे दिया। ये जो छोटा सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये हीट का सिंबल है। मैं आपको पढ़ाऊँगी, जब बैलेंस करेंगे हम इक्वेशंस को, जानेंगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके सिंबॉलिक फीचर्स के बारे में, तब आपको पता चल जाएगा। आप फ़िलहाल ये देख लो, लाइमस्टोन जो है उसको मैंने हीट एनर्जी दी, वो टूट गया दो सिंपल सब्सटेंस में, क्विकलाइम में, जो कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो बच्चों, मैंने साइड में यहाँ पे बॉक्स में कुछ लिखा है ना, इंडोथर्मिक प्लस थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं आपको बताती हूँ। देखो, अभी जैसा मैंने आपको बताया, रिएक्टेंट एक होना चाहिए, ठीक है भैया, रिएक्टेंट हमें एक मिल गया, इसको डिकम्पोज करना है तो कुछ एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी अगर हीट एनर्जी है, मतलब अगर मैं उसे हीट दे करके वो सब्सटेंस को तोड़ रही हूँ, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, क्योंकि थर्मल का वर्ड ही होता है हीट। आपने सुना होगा थर्मोमीटर, तो ये थर्मो का मतलब ये होता है हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट से वो डिकम्पोज हुआ है, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर एनर्जी हम लाइट से अगर वो टूट रहा है, तो लाइट का मतलब फोटो, आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, मैं अपने वीडियो में डालूंगी, आप देखना जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी। फोटो का मतलब होता है लाइट बच्चों, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन। आपने ग्लूकोलाइसिस सुना होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अगर नहीं सुना होगा, डोंट वरी, हमें पढ़ना है क्लास 10th में बायोलॉजी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब देखना। फ़िलहाल जानना, फोटोलाइसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में वो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल्स मैं दूंगी आपको, एग्जाम्पल्स से समझ में आएगा। देख लो, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड सम एनर्जी, बता चुकी हूँ, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो हीट हो गया तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट हो गया तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, अगर वो लाइट हो गया तो आप उसको बोलना फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलो अब देखते हैं हम एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.5 से, आप इधर देख लो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 क्या बोलता है हमें? टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। देखो बच्चों, आप कभी घबराना मत, ये सब देखकर फेरस सल्फेट हमें नहीं पता ये क्या है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे फेरस सल्फेट कहते हैं किसको है। डोंट वरी, इतना रिपीट होगा आपको याद हो जाएगा, और क्लास 9th में आप पढ़ भी चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा डोंट वरी, मैं पढ़ा दूँगी। तो हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ध्यान से, क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब देखो यहाँ पर ड्राई बॉइलिंग ट्यूब क्यों है? क्योंकि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल फॉर्म में बिल्कुल सूखा है, उसमें हमने पानी वानी कुछ नहीं डाला है, बिल्कुल सूखा है, ड्राई है। बॉइलिंग ट्यूब में इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज करने के लिए कुछ तो एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने हीट एनर्जी अप्लाई किया, इसलिए बॉइलिंग ट्यूब में, मतलब गर्म ट्यूब में अब 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल डाल दो। अब उसके बाद उसका कलर देखना आप, उसका कलर में कुछ चेंजेस आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखो 2 ग्राम हमने फेरस सल्फेट ले लिया, उसका पहले कलर नोट कर लिया, ठीक है, वो लाइट ग्रीन कलर का, ये बहुत खूबसूरत कलर का होता है, आप गूगल पर जा कर के देखना इसका कलर।
लाइट ग्रीन फेरस सल्फेट इसका कलर। अब इसे हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाला। अब इसका तुरंत कलर चेंज होता है, इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन टू रेडिश में। क्यों होता है बताऊंगी। हीट करो बॉइलिंग ट्यूब को ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर या स्प्रिट लैम्प। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। कलर यही आ गया बच्चों, ब्राउन टू रेडिश। देखो फेरस सल्फेट को पहले कलर हमने नोटिस कर लिया, लाइट ग्रीन है। इसे हमने हीट एनर्जी दी, डेल्टा शॉर्ट ट्रायंगल है इसका सिंबल है, मतलब हीट हमने इसे दिया। तो ये इसका 3 कंपोनेंट में ये टूट गया, मतलब रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट हमें 3 मिला। मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये अपने सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, फेरिक ऑक्साइड आप बोलो या आयरन 3 ऑक्साइड बोलो। केमिस्ट्री में ऐसे कई बार आपको टर्म्स मिलेंगे, एक टर्म्स के 2 मीनिंग है। क्लास 11th में आप जब जाओगे तब आपको बहुत क्लियर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वहाँ पर। फ़िलहाल आप इतना जान लो, इतना टेंशन ना लो। फेरिक ऑक्साइड Fe आयरन हम जानते हैं, फेरिक ऑक्साइड O लग गया, ऑक्साइड आयरन 3 आयरन, दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है। इस एक्टिविटी में बस आपको ये समझाया गया कि फेरिस सल्फेट का हीट एनर्जी दिया ना हम लोगों ने, तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ और हमें 3 नया न्यू प्रोडक्ट मिला। फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। और कलर चेंज हो गया, जो कि पहले लाइट ग्रीन था बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन हमें ब्राउन टू रेडिश में मिला। अब कलर बहुत ध्यान से इसका समझना, कलर आप याद रखना, 1-2 नंबर में ये ऐसा पूछा जाता है। बिफोर द रिएक्शन कलर क्या था फेरिस सल्फेट का, आफ्टर द रिएक्शन कौन से प्रोडक्ट मिले, कितने प्रोडक्ट मिले और उनके कलर में कोई चेंजेस आए क्या या नहीं आए। तो इसका आंसर देख लो, कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज लाइट ग्रीन बिफोर रिएक्शन, आफ्टर गिविंग हीट टू फेरस सल्फेट इट टर्न इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड द कलर चेंजेस इनटू ब्राउन टू रेडिश। थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया फेरस सल्फेट। आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। देख लो, मैं जूम कर देती हूँ। फेरस सल्फेट हीट हुआ, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसी के बारे में ये है। अब मैं आपको ये बता चुकी हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो क्विकलाइन में और कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.6 के तरफ। 1.6 में क्या है बच्चों, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट। लेड का सिंबल आपको पता होगा, Pb हम बोलते हैं, Pb। नाइट्रेट पाउडर, अगेन सेम, इसमें भी सेम फंडा है, वही है। 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर को बॉइलिंग ट्यूब में डालो, अगेन हीट देंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट, होल्डिंग द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। बस इसे हीट करना बाबू, और इसको ऑब्जर्व करना, इसके ऑब्जर्वेशन लिखने हैं आपको, नोट डाउन द चेंजेस। तो इसमें क्या हुआ, लीड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो हमने देखा अगेन 3 न्यू प्रोडक्ट। क्या मिला हमें, लीड ऑक्साइड, लीड PbO ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन हमें मिला। और हमने क्या देखा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला ना, ये ब्राउन कलर का इसमें से फ्यूम निकले। ठीक है, मतलब लीड नाइट्रेट को जब हमने बिल्कुल गर्म ट्यूब में डाला तो हमने देखा हमें लीड ऑक्साइड मिला और ऑक्सीजन मिला, और एक ब्राउन कलर सा हमें कुछ गैस टाइप से मिला। गैस टाइप से नहीं, एक्चुअली वो गैस ही है, उसका धुआं जैसा मिला। तो वो कुछ नहीं था बाबू, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही था। कलर याद रखना, देखो ब्राउन फ्यूम, ये क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। यही एक्टिविटी है आपका 1.6 एक्सप्लेन करता है, जो आपके NCERT में है। लुक हियर, एक्टिविटी 1.6 से बर्नर लीड नाइट्रेट बॉइलिंग ट्यूब में ये ब्राउन कलर का फ्लेम दे रहा है। इधर आ जाओ आप, सी। अब एक्टिविटी 1.7 जो है,
ये मैं आपको जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाऊँगी उसके बाद मैं ये एक्टिविटी पढ़ाऊँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आपको वो समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मेरे पढ़ाने का बच्चों फंडा बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर आपके माइंड में विजुअलाइज हो जाए। ऐसा ना लगे केमिस्ट्री बस हम रट रहे हैं, बस फार्मूला समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसे होल्ड कर रही हूँ। मैं जब एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी तब मैं आपको इस पर आऊँगी। फ़िलहाल आप इसका इतना जान लो, अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक के कारण, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी के कारण, तो वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो एक्टिविटी 1.7 में यही बताया है। वाटर जो बनता है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से वाटर का जो फॉर्मेशन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हम इस पे कराते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है वाटर का, ये 2 एलिमेंट में ब्रेक डाउन कर रहा है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। मतलब ये कम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया। इट शोज दैट वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 part ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, सो द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी। मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट जब पढ़ा दूँगी तब ये बताऊँगी, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। अब हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.8। देखो, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में आप ले लो और इसका कलर नोटिस करो। तो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हमने ले लिया, ठीक है, और इसे इसका कलर क्या है, वाइट कलर है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, हमने कलर देख लिया। अब हमने क्या किया, इसी सिल्वर क्लोराइड को जो चाइना डिश में हमने लिया था, इसे धूप में थोड़ा देर के लिए रख दिया। धूप में रख दिया भाई साहब, मतलब लाइट एनर्जी हमने इसे दी, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया ना। अब ये जैसे लाइट एनर्जी पड़ेगी सिल्वर क्लोराइड पे, तो ये खुद को 2 सब्सटेंस में तोड़ देगा, जो कि सिल्वर और क्लोरीन में, और ये सिल्वर का कलर चेंज हो जाएगा। जो वाइट था बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन ये ग्रेइश वाइट हो जाएगा और ये क्लोरीन येलो ग्रीन में हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ये सिल्वर। इस एक्टिविटी से हमें बस ये पता चलता है कि सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। फोटो लाइट लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। आपने कई बार देखा होगा जब आप मेडिसिन लेते हो, कफ होता है आपको, तो मेडिसिन में लिखा रहता है स्टोर इन कोल्ड प्लेस, है ना। वो सिरप के डब्बे को आप ठंड जगह पर रखो, अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ऐसा क्यों होता बच्चों? क्योंकि जिस केमिकल रिएक्शन से वो सिरप बना है, अगर उस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगा और वो खुद को दूसरे प्रोडक्ट में, अपने सिंपलर प्रोडक्ट में उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसलिए ऐसा बॉटल में मेंशन किया रहता है स्टोर इन कोल्ड प्लेस। हम केमिस्ट्री जो भी पढ़ते हैं ना, हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसा होता रहता है, उसके ही एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं किताब में। ऐसा नहीं है कि सपनों की दुनिया चल रही है। आपका 1.8 एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया, जैसा आप देख सकते हो। अब पेज टर्न करते हैं। अब इसके बारे में हम ज़रा इसके बारे में क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को अगेन आप धूप में रखो, थोड़ा देर के बाद आप देखोगे कलर चेंज हो जाएगा। वही सेम है, सिल्वर और ब्रोमीन में कलर चेंज हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। अगेन इसमें लाइट एनर्जी, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट एनर्जी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये रिएक्शन का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बहुत यूज़ आता है सिल्वर ब्रोमाइड का, एक्चुअली सिल्वर ब्रोमाइड के रिएक्शंस का सनलाइट में। अब देखो, अब मेन बात आती है,
मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करूँगी। तो आ जाओ बच्चों। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है? एंडो मतलब बच्चों इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, थर्मल हीट मैं बता चुकी हूँ। तो मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, मार्क करना मेरे वर्ड को, मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए हमें कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, हीट एनर्जी। जब भैया हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट है, थर्मल है, इंडो है, उसमें हीट एनर्जी इनसाइड दे रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट में हम उसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, तब वो टूट रहा है, तो एंडोथर्मिक। तो मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, बट नॉट ऑल द रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक ऑब्वियसली। देखो, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट दिया ना, अभी आपको बताया था मैंने हीट दिया, तो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया। तो ये रिएक्शन इसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट ऑब्वियसली कर रहा है एंडोथर्मिक, क्योंकि हम याद रखना, इंडो मतलब इनसाइड, मतलब रिएक्टेंट में हम हीट देंगे तो वो एंडोथर्मिक है, ये याद करने का ट्रिक है। तो हमें क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब देखो, हीट एनर्जी इज गिवन इनसाइड, इनसाइड मतलब रिएक्टेंट। चलो, थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका ज़रा साइक्लिक फॉर्म में ज़रा देख लेना आप। लाइमस्टोन को हमने हीट दिया, डेल्टा, अगेन स्मॉल डेल्टा बता चुकी हूँ, हीट का सिंबॉलिक फॉर्म है। लाइमस्टोन को हमने हीट दिया, क्विकलाइम में ये आ गया, ओके, क्विकलाइम में आया, लाइमस्टोन को हमें हीट दिया, क्विकलाइम में आया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में रिलीज हो गया, साइड हो गया। ये हो गया बाबू तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो हमें क्विकलाइम मिला ना, हमने इसमें वाटर का एडिशन कर दिया। हमने बताया था हाइड्रो वर्ड आएगा, मतलब समझ लेना वाटर, हाइड्रेशन मतलब वाटर का फॉर्मेशन, ये वाटर का एडिशन। तो हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, जिसे हम स्लेक्लाइम कहते हैं, और कुछ हीट एनर्जी मिली। मैंने आपको वीडियो में आपको बताया था ना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी डालते हैं तो, क्योंकि जब चूना में हम पानी डालते हैं तो आप देखते होगे उसमें बहुत बबल्स जैसा निकलता है ना, तो वो कुछ नहीं, बस हीट रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ हो गई। अब क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब कार्बोनेटेड एडिशन ऑफ कार्बन, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ, कार्बोनेटेड मतलब एडिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। आपने सुना होगा ना, गर्मी के कारण बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है, तो ये वर्ड जैसे ही डी लगा, डिहाइड्रेट, ये वर्ड आपको डी लगा, आप समझ जाना डी मतलब रिमूवल होता है, बायोलॉजी में बहुत अच्छे से आप समझोगे, डी मतलब रिमूवल, डिहाइड्रेट, यहाँ हाइड्रेट मतलब एडिशन। ये स्लेक्लाइम में कार्बन का एडिशन हो गया, इसी स्लेक्लाइम में कार्बन का एडिशन हो गया तो लाइमस्टोन बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और H2 वाटर रिलीज हो गया। अब देखो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, मैं आपको अभी कौन सा रिएक्शन बता रही थी, एंडोथर्मिक बता रही थी ना। देखो, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। मैंने बताया है कि अगर सब्सटेंस को हमें डीकम्पोज करना, उसे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना है तो कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी हीट है तो थर्मल, इनसाइड है मतलब रिएक्टेंट में हम उसे हीट दे रहे हैं, तो इंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक मतलब हीट, थर्मल। तो ए डिकम्पोज हुआ बी प्लस सी में, मतलब हीट हमने ए को दिया तभी ये जाकर डिकम्पोज हुआ बी और सी में। तो मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, तो एंडोथर्मिक। अब आज एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं भाई साहब, इधर ज़रा देखिए, कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो रहा है ना,
दो तीन रिएक्टेंट कंबाइन होकर हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट होता है ना बाबू, उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला था रिएक्टेंट दो होना चाहिए और प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पर तो आप प्रोडक्ट भी प्लस हीट भी लिख रहे हो, क्योंकि हीट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी है, इसको प्रोडक्ट में हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए चूँकि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सो मतलब एक्सटर्नल, थर्मिक मतलब थर्मल, मतलब एक्सटर्नल हीट हो रही है, मतलब प्रोडक्ट में हीट हो रही है, मतलब रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इधर ध्यान से देखना, एनर्जी इज रिलीज्ड, हेयर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो एनर्जी रिलीज हुई मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब एक्सोथर्मिक। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई मतलब डीकम्पोजिशन हुआ और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, एक्सोथर्मिक में हमेशा हीट इवॉल्व होगा, एंडोथर्मिक में हमेशा हीट इन्वॉल्व होगा। अब इधर देखना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसका बड़ा डेप्थ कंसेप्ट है, एनर्जी इंथैल्पी है, एक्टिवेशन है, वो सब आप पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना जान लो। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है ना, वो ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की एनर्जी से। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में। एग्जांपल्स चेक कर ले। एंडोथर्मिक एग्जांपल्स देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के आपने बहुत बार सुने होंगे, आप क्लास स्टैंडर्ड 6 के बायोलॉजी में पढ़ते चले आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपने फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें होता क्या है, वो प्लांट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे ही लाइट अब्जॉर्ब हो गई मतलब एंडोथर्मिक, लाइट को हमने एब्जॉर्ब किया, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला क्या है वो जब मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूँगी तब आपको बताऊँगी। अब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड में हीट रिलीज होता है, अगेन एंडोथर्मिक। तो आप एक ज़रा ध्यान से देख रहे हो, कॉम्बिनेशन भी ये हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है तो कॉम्बिनेशन है ना, और हीट निकल रहा है। ऐसा कैसे? इसलिए मैंने बोला मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, सॉरी कट माई वर्ड्स, एक्चुअली Na2 को मैंने हीट दिया, डीकम्पोज हुआ Na2 प्लस O2 में। ठीक है, अब एक सेकंड, नाइट्रिक फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड में ये करेक्ट था, सॉरी मैंने यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड को डिकम्पोज कर दिया, सॉरी ये करेक्ट था आपका। आपने पहले वीडियो देखा होगा तो स्क्रीनशॉट पॉज करके वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। एक सेकंड, हीट एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन वही कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें कुछ हीट एनर्जी रिलीज होती है। मतलब को किसी भी चीज़ को हम डिकम्पोज कर रहे हैं और उसमें हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो फट से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अब वो आप आइस मेल्ट करो, हीट एनर्जी देते हैं हम, ऑफ कोर्स देते हैं। कुकिंग, खाना बनाते तो पहले हीट एनर्जी देते हैं, ऑफ कोर्स, तो एंडोथर्मिक। अब इधर आ जाओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हम देखते हैं। रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक, क्यों मैं आपको बताऊंगी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड रिवन NCERT का फर्स्ट
chapter first activity is all about the magnesium oxide, kids, and I'll teach you in my upcoming videos. Look here, activity 1.1 मैग्नीशियम ऑक्साइड का बर्निंग है, मैं आपको ये बताऊंगी, डोंट वरी। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ एक्सोथर्मिक का, क्योंकि हम मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें एक मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाओगे ना तो बहुत डैजलिंग वाइट स्पार्कलिंग एक लाइट निकलती है, हीट, सी हीट एंड लाइट इज रिलीज, अगेन एक्सोथर्मिक। अब रिएक्शन ऑफ लाइम विथ वाटर, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दो, यार ये रिएक्शन इतने बार आ रहे हैं ना कि अपना नाम भूल जाओ, बट ये रिएक्शन ना भूल पाए, इतने आ रहे हैं। अगेन हीट बता चुकी हूँ। कंबशन, अच्छा ये NCERT सिलेबस क्लास 8 का चैप्टर है, केमिस्ट्री का कंबशन चैप्टर। कंबशन मतलब होता है जलना, किसी भी चीज़ का जलना, बर्निंग को हम कंबशन कहते हैं। कोई भी चीज़ एवे ही नहीं जल जाती है, उसे हमें जलाना पड़ता है, और जलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस जलेगा नहीं, ठीक है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और उसको हीट रिलीज हो गई, अगेन रिलीज। ये रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊंगी जब 8 सेशन में, जब क्लास 8 का वीडियो अपलोड करूंगी तब उसमें आप देख लेना, अगर आपको इंटरेस्ट है समझने के लिए। लेकिन फ़िलहाल वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बता रही हूँ। हीट एनर्जी रिलीज़ हो गया, एनर्जी हीट रिलीज़ हो गया मतलब एनर्जी हीट प्रोडक्ट में आ गया। प्रोडक्ट मतलब एक्सटर्नल है, थर्मिक मतलब हीट थर्मल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हाँ किसी भी चीज़ को हम जला रहे हैं ना। अब आप बोलोगे कि मैं जला रही हूँ तो उसमें हीट तो मैं दे रही हूँ, तो ये इंडोथर्मिक तो होना चाहिए, एक्सोथर्मिक क्यों है? ऑब्वियसली बच्चा, कंबशन मतलब कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो हीट तो देंगे, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस ना। लेकिन जलाने के बाद जो हीट एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक है। तो कंबशन रिएक्शन और ऑलवेज एक्सोथर्मिक्स, दैट इज दे गिव ऑफ हीट वो देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें हीट देना ही पड़ेगा, वो तो बहुत ऑब्वियस है। तो ध्यान से देखना, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। अब रस्टिंग आयरन का जो रस्ट होता है ना बाबू, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, कैसे है, आप पढ़ोगे फर्दर चैप्टर में, ओके। एक्सप्लोजन, ये तो बच्चा जानता है बाबू, जो क्रैकर्स फुटते हैं, हाँ बर्निंग ऑफ क्रैकर्स भी एक्सोथर्मिक हो सकता है। जो एक्सप्लोजन होते हैं उसमें हीट तो में निकलती है, लाइट भी निकलती है, अगेन एक्सोथर्मिक। अब इधर आ जाओ, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बोथ इंडो भी है एक्सो भी है, इवेपोरेशन में क्या होता है, हम हीट देते हैं इंडो, फिर वो हीट रिलीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे, हीट प्रोवाइड किए हम, वो इवेपोरेट हो गया, एज वेल एज इवॉल्व हो गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर क्या होता है, हीट ही तो होता है ना, उसका गर्म होता है। तो इवेपोरेशन इज बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके बारे में फुल डिटेल में आपको बता रही हूँ। यहाँ पर फुल डिटेल में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ NCERT में मेंशन है, इसलिए। लुक हियर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये बिल्कुल पूरा रेस्पिरेशन के बारे में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इधर आप ज़रा देख लेना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज अगेन एक्सोथर्मिक। मीथेन ऑक्सीजन के सपोर्ट में बर्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ होता है, और साथ में कुछ हीट एनर्जी भी रिलीज़ होती है, इसलिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस एक्सोथर्मिक। रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, हाउ, देखो रिस्पायरेशन में क्या होता है बाबू, देखो रिस्पायरेशन इज़ अ बर्निंग प्रोसेस ऑफ फूड इन बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। हालांकि ये बायोलॉजी का सिलेबस है, लेकिन आपके NCERT में थोड़ा मेंशन है, हम कैसे पहचानेंगे रिस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर रिस्पायरेशन का मतलब है हम जो भी खाना
खाना जो भी हम खाते हैं वो हमारे बॉडी में बर्न हो जाता है और वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ होता है, हमारे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, देन इट इज़ अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सी, बिकॉज इन रिस्पायरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। देखो सपोज कर लो कि हमने चावल खाया, राइस खाया, राइस क्या फूड है, राइस कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, कार्बो मतलब कार्बन,